हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष मेरे सभी साथियों के लिए उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपनी मंजिल मिले, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो। इतनी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, बुद्धि के देव गणपति से। साथियों, आज का जो मोटिवेशनल कोर्स है कि कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके। इस दुनिया में ऐसा कोई इतना अमीर व्यक्ति नहीं है जो अपना बीता हुआ कल खरीद सके, यानी कि अपना बीता हुआ समय वापस ला सके। और कोई इतना गरीब ही नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। साथियों, आज को बेहतर बनाओगे तो आने वाला वक्त अपने आप बेहतर हो जाएगा। आज के समय को, जो इस क्षण आप जी रहे हो, इस क्षण को बेहतर बनाने की कोशिश करो। हर समय नई चीज सीखने की कोशिश करो, हर दिन नया करने की कोशिश करो। आने वाला जो भविष्य है वो वक्त जरूर बदलेगा, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने 25, 27, 30 या फिर 32। साथियों, इसका सही जवाब है 27, यानी कि 27 क्या है इसका सही जवाब है। 27 प्रवासी भारतीयों को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा। साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। उसी की याद में वर्ष 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय इनको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। 2003 के अंदर पहली बार 2003 के अंदर मनाया हम लोगों ने। फिर प्रवासी भारतीय दिवस 2015 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको प्रत्येक 2 वर्ष बाद में मनाने शुरुआत की। इस बार वर्ष 2023 का यह 17वां संस्करण है जो हम प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर हमारे 2 राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचा है। एक है सूरीनाम के राष्ट्रपति, दूसरा है गुयाना के राष्ट्रपति। गुयाना के राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी, वे भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रवासी भारतीय दिवस के समारोह में पधारे। ये 17वां संस्करण साथियों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंदर हो रहा है। ये 17वां संस्करण है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। क्या है? इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। साथियों, क्या है? सरकार ने 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए नामित किया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 17वां संस्करण मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। और गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अली इरफान अली। और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी है। और इसकी जो हमारी जो थीम है वो क्या है? प्रवासी भारतीय की थीम है प्रवासी भारतीय की अमृत काल में। हमारा जो अमृत काल का महोत्सव चल रहा है भारतवर्ष के अंदर की प्रगति में, अमृत काल में भारत की प्रगति में अविश्वसनीय भागीदारी, ये हमारी इस वर्ष की थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शहर फरवरी 2023 में पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? वो ऐसा कौन सा शहर है जो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा इस वर्ष हमारे भारतवर्ष के अंदर? बेंगलुरु, पणजी, हैदराबाद या फिर पुणे? साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है हैदराबाद। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ई वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या है? ई वर्ल्ड चैंपियनशिप वो है जिसके अंदर दुनिया के सबसे तेज, सबसे हल्की और सबसे शक्तिशाली कुशल इलेक्ट्रिक रेस है ये। यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता और ये इको फ्रेंडली एक प्रकार की रेस है। क्या है? इको फ्रेंडली एक रेस है। और दुनिया का हैदराबाद की तरफ आकर्षण पैदा करने के लिए इस रेस को करवाया जा रहा है। किसके द्वारा? हैदराबाद के द्वारा। तो किस प्रकार की रेस होने वाली है और देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक किस प्रकार की ये रेस होगी और कितनी सुंदर सुंदर सी ये गाड़ियां हमारे जो सामने दिखाई दे रही हैं, है ना।
तो ये रेस होगी हमारे हैदराबाद के अंदर। क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं। दुनिया की सबसे तेज, सबसे हल्की और सबसे शक्तिशाली और सबसे कुशल इलेक्ट्रिक रेस कार है। यह है हैदराबाद आ रही है, जो फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का मुख्य आकर्षण है। इसी साल तेलंगाना सरकार और फॉर्मूला ई अधिकारियों ने हैदराबाद में रेस की मेजबानी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे। फॉर्मूला ई रेस की शुरुआत का साल 2014 थी। फॉर्मूला ई रेसिंग की शुरुआत कब होती है? वर्ष 2014 के अंदर होती है। कब होती है साथियों? वर्ष 2014 के अंदर होती है। और जहां भारतीय ओर से सबसे पहले किसने भाग लिया था? करुण चंडोक ने भाग लिया था। ये याद रखना आपको, करुण चंडोक ने इस रेस में भाग लिया था। फॉर्मूला ई रेस का आयोजन 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन लॉन्च किया है? हाल ही में किसने लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन, आपने सभी साथियों ने केरोसिन के बारे में तो सुना ही होगा। क्या है? केरोसिन के बारे में आप सभी साथियों ने सुना ही होगा। लो स्मोक केरोसिन क्या, सुपीरियर केरोसिन क्या है? ये जो हमारे जो सेना के जवान हैं, जम्मू कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की ऑलरेडी पहले से ही बहुत कमी है, और वहां पे हम लोग जब कच्चे तेल को, मिट्टी के तेल को, यानी कि केरोसिन को जलाते हैं, तो वहां पर धुआं होता है और आग को पकड़ने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो फिर वहां पे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। उन हमारे जवानों के लिए ऑक्सीजन की कमी न हो और धुआं भी ना हो, इस वजह से हमारे लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन लॉन्च किया है। वो किसने किया है? ऑप्शन है आपके सामने, भारत पेट्रोलियम ने, ओएनजीसी ने, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, या फिर इसमें से कोई नहीं। साथियों ये क्या है? भारत पेट्रोलियम ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या लॉन्च किया है? लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन। ठीक है, इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952 के अंदर होती है। इसका जो मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसके जो चेयरमैन है वो है वेस्ता रामाकृष्णन गुप्ता। क्या है? सेना के जवानों से, सेना के जवान इसे अधिक ऊंचाई पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत पहले से ही कम होता है। इसलिए बहुत कठिन इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने की दिशा में कम धुएं वाली मिट्टी का तेल बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखनी है। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की स्थापना 1952, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा साथियों, निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल एबीएस खंड बन गया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड, बरेली स्टेशन रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन, या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब है गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड को अंदर भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा पुल एबीएस खंड बना है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख की भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन साथियों आपके सामने है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नित्यानंद राय या राजनाथ सिंह। साथियों जो लद्दाख के अंदर भूमि और रोजगार सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे नित्यानंद राय। कौन करेंगे? नित्यानंद राय, वहां के राज्य गृह मंत्री। लद्दाख के राज्य गृह मंत्री कौन है? नित्यानंद राय। ये 17 सदस्यों की बैठक होगी जिसके अंदर लद्दाख के अंदर वहां की भूमि को और बेहतर तरीके से उर्वरकता बढ़ाने के लिए और इसके अलावा वहां के रोजगारों को बढ़ाने के लिए, इसकी सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन हुआ है। वो इसके अंदर इसकी अध्यक्षता की है नित्यानंद राय ने। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और उसकी सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उनकी अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए उपायों पर चर्चा करेगी। और ये 17 सदस्यीय समिति है और इसकी अध्यक्षता नित्यानंद राय ने की है। किसने की? नित्यानंद राय द्वारा की गई है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखनी है।
तो हमारे वर्तमान में राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। लद्दाख की राजधानी लेह है और यहाँ पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो हिम तेंदुओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर, और चांगथांग कोल्ड डेजर्ट अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यानी कि श्री पर्वत शक्तिपीठ यहाँ पर स्थित है। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने, हाल ही में किसे बैंक ऑफ सिंगापुर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे बैंक ऑफ सिंगापुर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, माइक जेम्स, जसन मू, बहरीन सारी, अभिषेक सुंदरम। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है मेसन मू। हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मेसन मू को मुख्य कार्यकारी के रूप में बैंक ऑफ सिंगापुर के लिए नियुक्त किया गया है। इनकी बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ कौन है? तो वो है जेसन मू। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। वर्ष 2007 से 2022 तक देश में कितने प्रतिशत कालाजार रोग के मामलों में कमी आई है? कालाजार रोग जिसको ब्लैक फीवर के नाम से भी हम जानते हैं, किसके नाम से? ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर कितने प्रतिशत की कमी आई है भारतवर्ष में? हमारे देश में 90% की कमी आई, या 95.5% की कमी, 98.7% की कमी, या 97.7% की कमी? इसमें से सही जवाब क्या होगा साथियों? मेरे प्यारे साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 98.7%। 98.7% इसका सही जवाब है। साथियों आंत का लिस्मेनिया ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा है? ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा? कालाजार रोग। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक फीवर, इनकी ब्लैक फीवर भी कहते हैं। साथियों ये लिस्मेनिया डोनोवानी की वजह से होता है। लिस्मानिया डोनोवानी की वजह से और संक्रमित मादा बालू मक्खी सैंड फ्लाई की वजह से होता है। मादा, इसका जो संक्रमित मादा वह कौन है इसकी? तो मादा बालू मक्खी यानी कि जिसको बोलते हैं सैंड फ्लाई काटने से ये फैलता है। ये किस वजह से होता है? हमारे शरीर में कुपोषण की वजह से, निम्न रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से। आपकी अगर प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है तो आपको ये रोग हो सकता है साथियों। इसके अंदर क्या होता है? अनियमित बुखार आता है, वजन के अंदर कमी होती है, यकृत का आकार बढ़ जाता है। इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर चेहरे का जो रंग है वो भूरा पड़ जाता है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? ब्लैक फीवर। इसके बारे में और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। आंत का लिस्मेनियासिस को कालाजार के रूप में जाना जाता है। यह प्रोटोजोआ परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होने वाला एक घातक बीमारी है जो संक्रमित मादा बालू मक्खी सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। कालाजार के बारे में ये 3 प्रकार का होता है। एक आंत कालाजार, एक त्वचीय होता है जो हमारे आमतौर पर यही होता है। एक होता है म्यूकोक्यूटेनियस, क्या नाम है? म्यूकोक्यूटेनियस। ठीक है, कारण क्या है? प्राय कुपोषण, विस्थापन, खराब आवाज, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और वित्तीय संसाधनों आदि की कमी से प्रभावित लोगों में यह आसानी से फैलता है। WHO के मुताबिक लिस्मेनिया एक का कारण पर्यावरणीय परिवर्तन भी है। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। और क्या क्या बातें हैं इसके अंदर? इसके अंदर क्या लक्षण क्या होते हैं साथियों? तो इसके अंदर अनियमित बुखार आता है, आपको वजन के अंदर कमी होती है, पीढ़ा और यकृत का आकार बढ़ जाता है, एनीमिया हो जाता है और शुष्क त्वचा हो जाती है, बालों का झड़ना इसके अंदर आम बात है। हल्के त्वचा वाले लोगों में हाथ, पैर और पेट के चेहरे की त्वचा का रंग भूरा हो जाता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लैक फीवर कहते हैं। ठीक है, इसके उपचार के लिए एंटी लिस्मेनियल दवाइयां दी जाती है। कैसी दी जाती है? एंटी लिस्मेनियल दवाइयां दी जाती है या उपलब्ध है। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। कमजोर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित होने वाला खतरा है। इसे शीघ्र ही पूर्ण उपचार की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने यह रहा, हाल ही में सेबी ने किसे ब्रोकरेज लाइसेंस प्रदान किया है? हाल ही में सेबी ने किसे
ब्रोकरेज लाइसेंस प्रदान किया है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किसे ब्रोकरेज लाइसेंस प्रदान किया गया है? जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजिल वन या ग्रुप? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो दिया है जीरोधा को। क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा ये दिया गया। सेबी ने जीरोधा समर्थित गोल्डन पी टेक्नोलॉजी को डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस जारी किया है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? गोल्डन पी टेक्नोलॉजी को डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस जारी किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय वित्तीय सेवा की प्रदाता जीरोधा द्वारा समर्थित बेंगलुरु कर्नाटक स्थित फिनटेक कंपनी गोल्डन पी टेक्नोलॉजी को एक डेप्ट ब्रोकरेज लाइसेंस प्रदान किया है। ठीक है, इसके साथ गोल्डन पी टेक्नोलॉजी सेबी से डेप्ट ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता बन गई है। तो साथियों सेबी के जो अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी गुच, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और सेबी की साथियों जो स्थापना होती है वो 1992 यानी कि 1992 के अंदर होती है। इतनी बातें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में दक्षिण भारत के दर्शन के लिए IRCTC द्वारा किस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? हाल ही में दक्षिण भारत के दर्शन के लिए IRCTC द्वारा किस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, नमन ट्रेन, दर्शन ट्रेन, दक्षिण ट्रेन या फिर इसमें से कोई नहीं। IRCTC का मतलब इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC का मतलब है इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। और इसके द्वारा दक्षिण भारत के अंदर धार्मिक दर्शन को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा दर्शन ट्रेन चलाई जाएगी। कब कौन सी ट्रेन है? दर्शन ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC की स्थापना 27 सितंबर 1999 के अंदर होती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसके द्वारा दक्षिण भारत के दर्शन के लिए स्वदेशी दर्शन ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। ट्रेन इस महीने 27 तारीख को मुंबई शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलेगी और 6 फरवरी को ये यात्रा समाप्त होगी। 11 दिनों की और 10 रातों की होगी। इसमें 7 स्थानों को कवर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। दक्षिण भारत के अंदर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेन चलाई जाएगी जिसका नाम है दर्शन ट्रेन, स्वदेशी दर्शन ट्रेन। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में सीरम द्वारा जारी द ऑन टाइम परफॉर्मिंग रिव्यू 2022 के अनुसार भारत में कितनी हवाई अड्डे शीर्ष 10 में शामिल है, शीर्ष 10 में शामिल हुए हैं? कितने हवाई अड्डे जो भारतीय है सीरम के अंदर टॉप 10 के अंदर आते हैं? 2, 3 या फिर 1? 2, 3, 4 या फिर 1? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 2। हमारे 2 हवाई अड्डे हैं जो क्या है इसके अंदर आते हैं। क्या क्या नाम है उनका? केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु के अंदर है, और दूसरा नंबर, ये दूसरे नंबर पर आता है टॉप 10 के अंदर भी दूसरे नंबर पे कौन आता है? केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु के अंदर स्थित है। और 7वें नंबर पर आता है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हमारे दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा भी केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और दूसरे और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि 7वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में जापान का हनेडा हवाई अड्डा सबसे ऊपर है। कौन सा? जापान का हनेडा हवाई अड्डा इसके अंदर सबसे ऊपर है। और हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है वो 11वें स्थान पर आता है सीरम के द्वारा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने ESI द्वारा संरक्षित स्थानों को लापता होने की रिपोर्ट संसद को दी है? संस्कृति मंत्रालय ने
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये ऐसा ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो संरक्षित किए गए थे, जो संरक्षित किए गए स्थान थे, उनके लापता होने की जो सूचना वो संसद के अंदर रिपोर्ट दी है, तो उसके अंदर कितने स्थानों की लापता होने की सूचना दी है? 50, 10, 54 या फिर 40? साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है 50 स्थान लापता हो चुके हैं। कितने? 50 स्थान लापता हो चुके हैं, जिसके द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित किए गए थे। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 के अंदर होती है, और इसके जो संस्थापक है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको कहा जाता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो संस्थापक है, किसे कहा जाता है? वो कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसके महानिदेशक वर्तमान में वी विद्यावती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। कब होती है? 1861 के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो साथियों अपने साथियों के साथ में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।